तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। जैसे कि हम पिछले वाले क्लास में जो बताए थे कि आज हम मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है? कि ऐसे ही क्या क्लास करना है, हर दिन तो क्लास करते रहते हैं ना, कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है? आपको आपके बेस्ट फ्रेंड हो गया या पापा हो गया, मम्मी हो गए कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी हो, कुछ भी गिफ्ट दिए होंगे और उस गिफ्ट दिए होंगे ना, उसके बाद वो आपसे दूर चले गए, यानी कि बहुत दूर चले गए हैं, ठीक है? पर आपको उनकी याद आता रहता है। कैसे? वो आपको जो गिफ्ट देंगे, आप उसको संभाल कर रखे होंगे, उसके बाद उसको देखने के बाद ही आपको उनका याद आ रहा होगा, है ना? उसको हम क्या कहते हैं? हिंदी में हम उसको स्मारक कहते हैं, इंग्लिश में हम उसको मोनूमेंट्स कहते हैं। समझ रहे हो ना? उसको ही हम मोनूमेंट्स कहते हैं, जो कि हमें उनका इम्पोर्टेंस हमें समझाए, हमारे लाइफ में उनका क्या इम्पोर्टेंट था, ठीक है? और हम उनको क्यों याद करें, वो मोनूमेंट से पता चले हम उनको क्यों याद करें, ठीक है? मोनूमेंट्स का मतलब यही है, ठीक है? समझे ना मोनूमेंट्स क्या है? तो मोनूमेंट्स का पॉइंट लिख लो। ये नहीं लेके लिख देना कि हमारे दिल के जो करीब होते हैं हमें वो जो गिफ्ट दिए होंगे हम उसको ही मोनूमेंट्स कहेंगे, क्योंकि उसको हम स्मारक के हिसाब से रखे होंगे, वो नहीं है। मोनूमेंट्स का पॉइंट लिख लो। ए monument is a structure which was explicit by built to commemorate a person or event that is artistic, historical, political, technical and architectural importance, उसको हम मोनूमेंट कहते हैं। अभी देखो, मोनूमेंट्स अगर हम हमारे हिस्ट्री में अगर मोनूमेंट्स नहीं हो तो हम हिस्ट्री को नहीं जान पाते, मतलब पूरी तरह से नहीं जान पाते ना। मोनूमेंट्स है इसलिए तो हमें पता चलता है, हाँ ये इसने ये बनाया था, इसने वो बनाया था, इसलिए तो हमें पता चलता है ना। तो कैसे पता चलता है कि नहीं? उसमें हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी होना चाहिए, पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस होना चाहिए, टेक्निकल इम्पोर्टेंस होना चाहिए, आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस होना चाहिए, आर्टिस्टिकल इम्पोर्टेंस होना चाहिए, ठीक है? उसको हम मोनूमेंट्स कहते हैं। मोनूमेंट्स का ये है पॉइंट, व्हाट इज मोनूमेंट्स का ये आंसर, ठीक है? उसके बाद देयर इज एन abundance of ancient movements in India which are in the form of temples, stupas, viharas, rock cut caves and pillars, ठीक है? अभी देखो, अभी हमारे जवान शहीद हो गए, हमारे 20 जवान हमारे शहीद हो गए, हम उनके याद में क्या रखते हैं? पिलर्स बनाते हैं ना उनकी याद में। हाँ ये शहीद हो गए, मतलब युद्ध में शहीद हो गए, उनकी याद में हम क्या रखते हैं? पिलर्स ही रखते हैं ना, ठीक है? उसमें हम टेम्पल्स में देख लेते हैं, टेम्पल्स भी मोनूमेंट्स ही है, ठीक है? उसके बाद स्तूपस, जैसे कि धौली शांति स्तूपो उड़ीसा में है ना, भुवनेश्वर में धौली ग्रीस, जिसका नाम है शांति स्तूपो, ठीक है? उसके बाद बिहारस, उसके बाद रॉक कट केव्स या फिर पिलर्स, ठीक है? द मेजर पार्ट ऑफ दिस रिमेन्स लाइज बरीड इन द माउंट्स स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री। माउंट्स क्या है? कचरे का ढेर, सुने हो? कचरे का ढेर माउंट्स हुई है। माउंट्स ये कि जहाँ पर हिस्टोरिकल, मतलब अभी देखो माउंट्स का पॉइंट बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? माउंट्स इज एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ लैंड ओवर द सरफेस ग्राउंड कवरिंग रिमेन्स ऑफ ओल्ड हैबिटेशन अंडर नथ, ठीक है? मतलब मिट्टी के अंदर जो धस के रह गया उसको निकालते हैं, और जहाँ से वो निकलता है उसको हम माउंट कहते हैं, ढेर कहते हैं। हिस्टोरिकल पॉइंट जो बोलते हैं ना, वही उसको हम ढेर कहते हैं, ठीक है? माउंट का पॉइंट लिख लेना, ये है माउंट का पॉइंट। माउंट इज एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ लैंड ओवर द सरफेस ग्राउंड कवरिंग रिमेन्स ऑफ ओल्ड हैबिटेशंस अंडरनेथ, ठीक है? ये पॉइंट लिख लीजिए, माउंट का पॉइंट है, ठीक है? अभी माउंट 3 टाइप्स का होता है, ठीक है ना? माउंट 3 टाइप्स का होता है। एक होता है सिंगल कल्चर। पहला पॉइंट होता है सिंगल कल्चर। सिंगल कल्चर ये होता है कि उस माउंट पर बस एक ही, मतलब इट रिफ्लेक्ट्स ओनली वन कल्चर थ्रू आउट, मतलब ये एक ही कल्चर दिखाता है। मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन का साइट है, वहाँ पर सिर्फ हड़प्पा सिविलाइजेशन दिखाया जाएगा और कोई सिविलाइजेशन या कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में मिलता है, जो भी कुछ मिलता है हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिलता है, जो भी सोर्सेस मिलता है, ठीक है ना? उसमें मेजर कल्चर, ठीक है? सेकेंड पॉइंट है मेजर कल्चर। मेजर कल्चर ये है कि इट रिप्रेजेंट्स वन कल्चर एज डोमिनेंट एंड अदर आर नॉट of much important. It represent one culture as dominant and others are
नॉट ऑफ मच इम्पोर्टेंस। ये यही दिखाया था कि यहाँ पर बहुत सारे कल्चर्स का सोर्सेस मिलते हैं, पर एक ही कल्चर वहाँ पे इम्पोर्टेंट है, अदर उससे कम, मतलब उससे ज़्यादा कम इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी कि इम्पोर्टेंट नहीं होते, उसके बराबर की इम्पोर्टेंस वहाँ नहीं होते, जो कि मेजर कल्चर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मल्टी कल्चर। 3 पॉइंट है। फर्स्ट पहला पॉइंट रहा सिंगल कल्चर, दूसरा पॉइंट रहा मेजर कल्चर, तीसरा पॉइंट रहा मल्टी कल्चर। मल्टी कल्चर ये कि इट रिप्रेजेंट्स सेवरल इम्पोर्टेंस कल्चर्स, इट्स सक्सेशन विच occasionally overlaps with one another। ठीक है, इट रिप्रेजेंट सेवरल इम्पोर्टेंस कल्चर्स, सेवरल इम्पोर्टेंस यानी कि बहुत सारे, ठीक है, इन सक्सेशन विच occasionally overlap with one another। ठीक है, ओवरलैप विथ वन अनदर का मतलब क्या है? ओवरलैप विथ वन अनदर का मतलब ये कि एक के साथ एक जुड़ा हुआ है, एक के ऊपर एक है। ठीक है ना, बहुत सारे कल्चर्स मिले हैं पर किसी का किसी से संबंध नहीं होता है। ओकेजनली एक एक कल्चर यहाँ ऐसा भी मिलता है कि एक के साथ एक जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो ना, उसको हम मल्टी कल्चर कहते हैं। ठीक है ना, अभी हमारा मोन्यूमेंट चला गया, मोन्यूमेंट से अंडर आता है माउंट। अभी देखो माउंट को हम कैसे मतलब कचरे का ढेर है, किसी चीज़ का भी ढेर है, हम कैसे निकले? खुदाई करके निकलेंगे, खनन प्रक्रिया करके ही निकालेंगे ना। तो यहाँ पर आ जाता है खनन यानी कि एक्सकवेशन। ठीक है, EXAVACION एक्सकवेशन। ठीक है, एक्सकवेशन ऑफ माउंट वो भी 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक्सकवेशन भी 2 टाइप्स का होता है, एक होता है वर्टिकल एक्सकवेशन और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन। ठीक है, एक्सकवेशन का मीनिंग ये समझ लो, एक्सकवेशन लिटरली मीन्स केयरफुली रिमूविंग द सरफेस मटेरियल फ्रॉम द अर्थ इन ऑर्डर टू फाइंड बॉरीड रिमेन्स। The method may enable excavator to obtain a complete idea of this site culture particular period। केयरफुली रिमूव करना मतलब एक्सकवेशन, खनन करना मतलब जो जब भी खुदाई करते हैं तब केयरफुली खुदाई करना चाहिए ना। अभी यहाँ वहाँ लग जाए तो वाट लग गया हिस्ट्री का, जो भी सोर्सेस निकलेगा उसका वाट लग जाएगा, समझ रहे हो ना। वही होता है एक्सकवेशन, मतलब आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब आपके पास हर टाइप का इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए। आप जहाँ भी एक्सकवेशन करो उसके बारे में आपको बस हर टाइप का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, उसके बाद ही आप मतलब सक्सेसफुल एक्सकवेशन कर पाओगे। ठीक है, एक होता है वर्टिकल एक्सकवेशन, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन। ठीक है ना, एक्सकवेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब प्रॉफिट क्यों आता है एक्सकवेशन का? ठीक है, 2 प्रॉफिट होता है, मैं 2 प्रॉफिट बता देता हूँ। Significance of excavation, it has brought to light the cities which the people established around 3500 BC in northwestern India। 3500 3500 बिफोर क्रिस्ट यानी कि BC इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, वहाँ पर एक सिटी, इट हैज़ ब्रॉट टू लाइट द सिटीज विच द पीपल एस्टेब्लिश्ड अराउंड। अभी नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में 3500 BC में जो भी सिटीज़ थे, जो भी पीपल्स थे, वो उसके बारे में हमें कैसे पता चला? एक्सकवेशन की मदद से पता चला ना। ठीक है, अगर हम वहाँ पर जाके खनन नहीं करते तो हमें कैसे पता चलता है कि नहीं? वही होता है एक्सकवेशन। उसके बाद और एक भी पॉइंट भी, इट टेल्स अबाउट द मटेरियल कल्चर विच यू आर डेवलप्ड अराउंड जेनेटिक प्लेन्स। ये हमें वो भी बताता है कि जेनेटिक प्लेन्स मतलब, जेनेटिक प्लेन्स का मतलब आप समझ रहे होंगे। ठीक है, जेनेटिक प्लेन्स मतलब अभी देखो मटेरियल चेंजेस होता है। अभी देखो हम व्हील्स डेवलप नहीं हुआ था, जब व्हील्स आया तो जेनेटिक चेंजेस ना, उनके पहले जो थे वो व्हील्स डेवलप किए थे क्या? नहीं ना। उसके बाद पत्थर का व्हील था, उसके बाद अभी हमारा टायर चल रहा है, क्यों? वही ना, वही होता है जेनेटिक प्लेन्स। ठीक, मोन्यूमेंट्स हेल्प्स अस इन कंस्ट्रक्टिंग पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड ए पिक्चर ऑफ कल्चरल लाइफ। हमें मोन्यूमेंट्स वो हेल्प करते हैं पॉलिटिकल लाइफ कैसा था हमारे अतीत में, और हमें एक पिक्चर कल्चरल लाइफ का एक पिक्चर बनाता है हमारे सामने। एक कल्चरल लाइफ का एक पिक्चर बनाता है कि हाँ आपका कल्चर आपका अतीत में आपका कल्चर ऐसा था। ठीक है ना, मोन्यूमेंट्स हमें ये सब बता मतलब इस सब में हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद आता है रूइंस। रूई नहीं, रूइंस, रूई मत समझ लेना। ठीक है, रूइंस का मतलब क्या है? अवशेष नहीं, हाँ नहीं, हाँ, रूइंस का मतलब अवशेष ही है। ठीक है, अवशेष, रूइंस का मतलब अवशेष नहीं है, मतलब कुछ वैसा ही है, यानी कि रूइंस क्या बताऊँ। हाँ, मैं यहाँ पर आपको पॉइंट बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको डिस्क्राइब कर लूँगा। Ruins are included under the category of archaeological sources. They throw light on the economic, social, and religious condition of the days when they are constructed.
ruins are included under the category of archaeological sources. ruins क्या archaeological sources के अंडर में आता है ना, monuments के अंडर अगर ruins आया, monuments archaeological sources के अंडर आया ना, पहला पॉइंट है ना. archaeological sources they throw light on the economic, social and religious condition of the day when they are constructed. अभी हमें अब्सेस, एक देखो अब्सेस, अभी देखो अभी हम मैंने कि एक्सकवेशन चल रहा है, माउंट में एक्सकवेशन चल रहा है, अभी एक मतलब घर या फिर एक बिल्डिंग एक्सकवेटेड हुआ, ठीक है. उसके बाद वो टूट फूट गया होगा ना, हमें उससे पता चलता है कि वो कब, मतलब रूइंस, वो होता है रूइंस, एक सोर्सेस का होता है रूइंस, उसके बाद मतलब उसको मिलने के बाद ही हमें पता चलता है कि ये कब हुआ था, क्या हुआ था, ठीक है, कब वो कंस्ट्रक्ट हुआ था, कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ था, उसके बारे में. मतलब एक टूटा फूटा घर आपको पता चला होगा ना, ये 200 साल पुराना घर है, पॉइंट वही है, ठीक है, रूइंस. नॉन मोन्यूमेंटल रिलिक्स लाइक टूल्स, utensils and pottery provide valuable aid to study ancient India history. नॉन मोनूमेंटल यानी कि कोई टूल्स को मोनूमेंट होगा, कोई एक टूल्स मोनूमेंट तो नहीं होगा ना. और utensils एंड पोटेरी, एक पोटेरी मोनूमेंट होगा क्या, नहीं ना. ये हमें एक प्रोवाइड वैल्यूएबल एड, मतलब फास्ट एड नहीं, वैल्यूएबल एड टू स्टडी द एंशिएंट इंडिया. हमें एंशिएंट इंडिया मतलब प्राचीन भारत की स्टडी करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, ठीक है. उससे हम पता चलता है कि कब कैसे ग्रो हुए थे, ठीक है. एक पोटेरी के कब कैसे ग्रो थे, पोटेरी में एक पोटेरी, उसमें कुछ तो डिजाइन्स होगा ना, तो पता चलता है कि भाई हाँ कैसे ग्रो हुआ था, समझ रहे हो ना. अभी थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख लो जो कि आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी का कुछ पॉइंट्स लिख लो, ठीक है. इंडियंस डोमेस्टिकेटेड शीप्स and goats and started agriculture about 8,000 years ago. While iron as a metal came in regular use from about 1600 BC. इंडियंस, हमारे इंडिया में जो भी कल्चर ग्रो होता है उनको हम उनको इंडियंस कहेंगे, ठीक है. तो इंडिया में सीप एंड गोट्स, सीप यानी कि मेंढा, उड़िया में उनको मेंढा कहते हैं, गोट्स यानी कि छेड़ी कहते हैं, ठीक है. सीप एंड गोट्स को वहाँ पर एग्रीकल्चर यानी कि उसको घर में, मतलब क्या, डोमेस्टिकल एनिमल्स, आज ये डोमेस्टिकल एनिमल यूज कर रहे थे, मतलब स्टार्टिंग हुआ था तब, ठीक है. एग्रीकल्चर भी नियरली 8,000 ईयर अगो, 8,000 साल पहले ये सब हुआ था. यानी कि आयरन को जब आयरन एक मेटल है, उस मेटल को जब रेगुलर यूज, हर घर में रेगुलर यूज के लिए, अभी देखो स्टील अभी हमारा रेगुलर यूज है ना, प्लास्टिक अभी हमारा रेगुलर यूज है ना, तब आयरन रेगुलर यूज हुआ था, ठीक है. कब, 8,000 ईयर्स, 8,000 साल पहले, अबाउट 1600 BC, यानी कि 1600 BC यानी कि बिफोर क्रिस्ट, ठीक है. यह पॉइंट, पहला पॉइंट. उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, लिख लो. द ट्रेडिशन ऑफ रॉक पेंटिंग इन इंडिया प्रूव टू बी मोर देन 12,000 years ago. The tradition of rock paintings in India proved to be more than 12,000 years ago. रॉक पेंटिंग यानी कि रॉक, अभी देखो पहाड़ पर यानी कि एक पत्थर पर कुछ लिखेंगे, वो मिट जाएगा क्या, नहीं मिटेगा ना, पत्थर पे लिखे तो रहेगा ही. उससे हम क्या पता चलता है कि इंडिया प्रूव टू बी मोर देन, इंडिया 12,000 साल पहले, मतलब इंडिया 12,000 साल पुराना है. इंडिया एक 12,000 साल पुराना कल्चर है. कैसे पता चला कि रॉक पेंटिंग से हमें पता चला कि इंडिया 12,000 साल पुराना है. हाँ, ये सब पॉइंट लिख लो, क्योंकि कब कैसे कोई पूछ लिया, कम कोई एग्जाम में आ जाए, किसको पता है, ठीक. टूल्स एंड रिमेन्स फाउंड इन द कश्मीर एंड नर्मदा वैलीज shows that human activity started in subcontinent as yearly 2 million years ago. कश्मीर एंड और नर्मदा वैली, ठीक है, उसके मतलब टूल्स एंड रिमेन्स, उसके पास में जो टूल्स, मतलब जो चीज़ या फिर रिमेन्स जो भी कुछ मिला है, उससे पता चलता है 2 मिलियन ईयर्स एगो वहाँ पर एक्टिविटी था. यानी कि इंडिया पर 2 मिलियन ईयर्स एगो पहले भी एक्टिविटी था, ठीक है. इंडिया पहले पूछे वो 12,000 साल पुराना है. 2 मिलियन ईयर्स एगो, 2 मिलियन साल पहले भी इंडिया का एक्टिविटी था. ये भी प्रूफ हो जाए कश्मीर एंड नर्मदा वैली के पास में जो टूल्स एंड रिमेन्स मिला है, ठीक है. अभी एक लिस्ट में बोलूँगा, ठीक है, मोन्यूमेंट्स का लिस्ट, और उसको कौन बनाए हैं, ठीक है. ये पॉइंट, ये मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और ये लिख लो, ठीक है. तो पहला पॉइंट है सांची स्तूप, सब तो नाम सुने ही होंगे. उसको बनाए थे अशोको, यानी कि अशोका,
ठीक है। उसके बाद आता है बराह स्तूप जो कि सुंगस बनाए थे, स्पेलिंग लिख लो BHARHUT, भरत स्तूप जो कि बनाए थे सुंगस, स्पेलिंग है BHARHUTSTUPA, और बिल्डर जो कि थे सुंगु, उनका स्पेलिंग है SHUNGAS, सुंगस, ठीक है। उसके बाद आता है अमरावती स्तूपस, चैत्य करली, चैत्य भज जो कि सातवाहन बनाए थे, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, 3 नंबर पॉइंट है अमरावती स्तूप, चैत्र करले एंड चैत्य ऑफ भज जो कि सातवाहन ने बनाए थे। उसके बाद आता है पेशावर स्तूप जो कि कनिष्क ने बनाए थे। 5 पॉइंट पे आता है स्वर्ण स्तूप, अजंता पेंटिंग्स, दशावतार टेम्पल्स जो कि देवगढ़ में है, ठीक है। उसके बाद आता है भितरगांव टेम्पल जो कि कानपुर में है, वो गुप्तस ने बनाए थे, ठीक है। उसके बाद है शोर टेम्पल, कैलाशनाथ टेम्पल एंड वैकुंठ पेरुमल टेम्पल जो कि नरसिम्हा 2 ने बनाए थे। उसके बाद विरूपाक्ष टेम्पल जो कि चालुक्य ऑफ बादामी बनाए थे, चालुक्य सब बादामी बनाए थे। उसके बाद महाबोधि टेम्पल जो कि पाल ने बनाए थे, पालस, ठीक है। उसके बाद एलोरा कैलाशनाथ टेम्पल जो कि कृष्णा 1 यानी कि राष्ट्रकूट ने बनाए थे, यानी कृष्णा 1, राष्ट्रकूट का दूसरा नाम कृष्णा 1 है, ठीक है, ये भी पॉइंट कर लो, ठीक है। उसके बाद आता है एलिफेंट केव्स जो कि राष्ट्रकूटस यानी कि राष्ट्रकूटस ने ही बनाए थे, ठीक है। वीरभद्रेश्वर टेम्पल जो बृहदेश्वरा टेम्पल्स, स्पेलिंग लिख लो BRIHADESVERA, बृहदेश्वरा टेम्पल जो कि राजा 1 ने बनाए थे। उसके बाद आते लिंगराज टेम्पल जो कि ईस्टर्न गंगस ने बनाए थे। उसके बाद आता है जगन्नाथ टेम्पल पुरी जो कि अनंतवर्मन यानी कि अवंतवर्मन ईस्टर्न गंगा, वो भी ईस्टर्न गंगा से बनाए थे। उसके बाद सन टेम्पल कोणार्क जो कि नरसिम्हा 1 ने बनाए थे। उसके बाद आता है खजुराहो टेम्पल यानी कि जो कि चांदल्स ऑफ बुंदेलखंड ने बनाए थे। उसके बाद मोधेरा सन टेम्पल जो कि सोलंकी ऑफ गुजरात ने बनाए थे। उसके बाद हजारा टेम्पल, भित्तल स्वामी टेम्पल VITTHALSWAMI टेम्पल यानी कि कृष्णा देव राय ने जो बनाए थे, ठीक है। उसके बाद आता है मीनाक्षी टेम्पल यानी कि तिरुमला नायक ने जो टेम्पल्स बनाए थे। उसके बाद गोल गम्बुज ऑफ बीजापुर यानी कि मोहम्मद अली शेर ने बनाए थे। उसके बाद आता है विजय स्तंभ यानी कि राणा कुंभा ने बनाए थे। उसके बाद आता है स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वर यानी कि चामुंडा राय ने बनाए थे। उसके बाद आता है नालंदा यूनिवर्सिटी यानी कि कुमार गुप्ता ने बनाए थे। उसके बाद आता है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी यानी कि धर्मपाल यानी कि पारस ने बनाए थे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। मैं आज भी जो पॉइंट बोला वो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इसको नोट कर लेते हैं, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब या कि स्टडी में आपको यूज करते हैं यानी कि जनरल नॉलेज के लिए भी आप अगर यूज करेंगे तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। इसलिए जो भी क्लास होता है, जो भी क्लास में बोलते हैं, छोटी छोटी गलतियों को माफ़ कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि गलती तो सबसे होता है। मैं अगर कोई गलती आपको दिख जाए तो आप कमेंट्स में बता दीजिए, मैं उस गलती को दूसरी बार से सुधार लूँगा, ठीक है ना। और ऐसे ही हमें प्यार करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और सबसे मोस्ट शेयर भी करते रहिए। जय हिंद।